नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह से ठहरा हुआ सा लगता है और हम अपने अपने घरों में रहने के लिए विवश हैं, ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारे अकादमी एक नवीन पहल के साथ आपके सामने उपस्थित है। रंग समागम 2020। इस रंग समागम 2020 में हम वेबिनार के जरिए कला जगत की विभिन्न विभूतियों से मुलाकात करते हैं, जिन्होंने अपने अपने कला क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई है, एक मानक स्थापित किया है। इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है एक विशेष अतिथि श्री परितोष सांड जी। परितोष जी ने अपने रंग यात्रा की शुरुआत इलाहाबाद शहर में किए थे। वहां एमेचर थिएटर के साथ काम करते हुए बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होने के बाद भारतीय टेलीविजन और भारतीय सिनेमा में भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और अपने कला का प्रदर्शन किया, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। तो लीजिए, आज आप सबके सामने मौजूद है हमारे विशेष अतिथि श्री परितोष सांड जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुभदीप, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस कोरोना काल में आपके परिवार, आप खुद, आप सब स्वस्थ है, यही कामना करता हूँ। मैं भी यही कामना करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें। जी जी जी। और जैसे काम कर सकते हैं वैसे कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम एक बहुत ही एक्साइटेड बातचीत, मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है शुरू से ये होने वाला है और आपके साथ, क्योंकि आपका बहुत ही बहुआयामी करियर रहा है। तो शुरुआत करते हैं सर, इलाहाबाद शहर संगम नगरी में आपका जन्म हुआ और आपका बचपन, तो वो बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ शुभदीप, मैं इलाहाबाद में ही पढ़ा बड़ा हूँ और मेरी सारी पढ़ाई वहीं हुई है। यूनिवर्सिटी तक अपना वहीं मैंने पढ़ाई की और वहीं से थिएटर भी शुरू किया, एमेचर थिएटर। जी जी। लगभग 80 के शुरुआती दौर में हमने हिंदी रंगमंच वहां से शुरू किया था। जी। वो भाला पकड़ के चौबदार बना वहां से शुरुआत हुई और वहां पर हमने करीब करीब उस वक्त जितने भी थिएटर ग्रुप थे सभी के साथ करीब करीब काम किया मैंने, हिंदी थिएटर। जी जी जी। वैसे बंगाली थिएटर भी बहुत बहुत होता था इलाहाबाद में, लेकिन हाँ, लेकिन बंगाली मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं हिंदी में ही करता था। और एक शुरुआत जो मेरी हुई वो इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन करके 3A's उसका शॉर्ट फॉर्म था, जिसके तहत मैंने बालकृष्ण मालवीय, शरण बली श्रीवास्तव, ये दो स्तंभ थे उस जब मैंने ज्वाइन किया वो थिएटर ग्रुप। जी जी। तो उनके साथ शुरू किया और बहुत वो लोग हमारे मतलब अगर देखा जाए तो उस वक्त काफी बड़े बड़े प्लेस करते थे। बड़े नॉट इन द सेंस ऑफ बड़े, जैसे मतलब कहने का मतलब जैसे घासीराम कोतवाल हो गया या खामोश अदालत जारी हो गया, या मतलब मोहन राकेश के नाटक और वसंत कानेटकर के नाटक और इस तरह के जो नामचीन नाटककार उस वक्त के थे, तो उनके नाटक करते थे। तो उससे एक साहित्यिक और एक जो नींव थी वो काफी गहरी हुई। फिर उसके बाद मैंने रूप कथा परिमल दत्ता के साथ मैंने काफी काम किया। वो भी हमारे जी अब तो स्वर्ग है नहीं, जी स्वर्गीय। और अनिल भौमिक जी, इनके साथ मैंने बड़ा अच्छा समय बिताया। और आखिरी का जब मैं इलाहाबाद का मतलब
जी। मतलब जो थिएटर का समय था हमारा इलाहाबाद का, जी एमेच्योर थिएटर का, जी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने के पहले 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 पर तो उससे भी। वो, जी 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 हाँ, जी। वो हमने अनिल भौमिक जी के साथ किया, और वहां पर हमारी एक नए आयाम के साथ मुलाकात हुई थी। अभी अभी मेरी अनिल जी से बात भी हुई थी कुछ दिन पहले, जी तो इसी बातचीत को लेकर के जी कि जी। वो उन्होंने एक नया तरीका नहीं, नया नहीं था, लेकिन हम्म। बादल जी का एक वो जो फिजिकल थिएटर, हाँ हाँ, थर्ड थिएटर हाँ, जी। प्रोसीनियम से बाहर निकल बाहर। करके, जी। और चारों तरफ ऑडियंस बैठती है और उसमें जी। आप परफॉर्म करते हो हम्म सारी ऑडियंस के लिए, हम्म चारों तरफ घूम घूम के, तो हम्म एक बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस था। हम्म। तो वो करने के बाद फिर एक वर्कशॉप हुई जिसमें NCZCC की, जी 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 जी। तो उसमें मैंने शिरकत किया, मैं उसमें स्टूडेंट था, अच्छा अच्छा। और उसमें रॉबिंदा, बाबा कारंत, जी और काफी बड़े बड़े बज्जू भाई, जी राम गोपाल जी बजाज जी, जी जी और काफी लोग आए जी टीचिंग के लिए। तो उसी के दौरान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भी मैं जी। मैं उसमें आऊंगा मैं थोड़ा सा और पीछे पीछे जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, चलिए। आपका आपका जो बचपन है, हाँ, हाँ। आपके बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। आपका संस्कार कैसे हुआ? बचपन, देखिए, मैं एक बड़ा ही मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता था। मध्यम जी वर्गीय मतलब अगर धनाढ्य और जी धन जी के जी लेवल, जी जी। लेकिन एक एजुकेशनिस्ट फैमिली को बिलोंग करता था। हम्म मेरे पिताजी, मेरे बाबा, हम्म ये सारे लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, और हम्म मेरी माँ लेक्चरर रही हैं हम्म म्यूजिक की, हम्म और वो उन्होंने काफी साल तक इलाहाबाद में पढ़ाया है म्यूजिक, और हम्म। खुद भी उन्होंने प्रवीण किया हुआ है। हालांकि मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ और मैं बिल्कुल गायक नहीं हूँ, इस अच्छा बात का मुझे गम है। अच्छा। लेकिन मेरी माँ आज भी बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि अगर तुम इस फील्ड में जाने वाले हो तो मैं तुम्हें मार मार के सिखाती, हाँ। लेकिन लेकिन नहीं हुआ ऐसा। चलिए, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। नहीं जी, बिल्कुल और बिल्कुल। बस उसके बाद फिर ये एक, मैं, इलाहाबाद का एक बड़ा घाटी इलाका है, हम्म। कोतवाली के पीछे अतरसुईया रानी मंडी, वहां पर मैं बड़ा हुआ। वैसे उससे पैदाइश मेरी गंगादास चौक इलाहाबाद में अच्छा लोकनाथ के अच्छा पीछे एक जगह अच्छा अच्छा है, मैं अच्छा वहां अच्छा पैदा हुआ। अच्छा 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 और अच्छा। और बचपन में सिर्फ ये एक बड़ी कमाल की चीज क्या हुई थी कि जब आप ग्रोइंग एज में होते, जब आप बड़े हम्म हो रहे होते हो, बचपना छोड़ रहे होते हो और हम्म जवानी की तरफ अग्रसर होते हो, तो हम्म आपके साथ बहुत सारी चीजें हम्म लगना शुरू होती हैं सोसाइटी की तरफ से, आपके दोस्त, आपके हम्म यार, आपके कैसे। तो ये शुरुआत हुई करीब करीब, अगर हम गलत नहीं सोच रहे होंगे तो 1983। हम्म 1983 में तब तक ये था कि हम गली गली घूम करके चोर पुलिस खेल लेते थे, गुल्ली डंडा खेल लेते थे, कंचे खेल लेते थे, जी। और भागा दौड़ी रामलीला कर लेते थे, या रामलीला हम्म, देखने चले जाते थे। हाँ। मतलब उसमें मारा पीटी भी हो जाती थी, वो सब चल रहा था। जी वो जी। एक जवान जो आप हाँ 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 हाँ। बचपना छोड़ करके बड़े बचपना हो रहे होते बड़े हो। होते हैं, हाँ हाँ, हाँ, हाँ। तो घेर घेर के बच्चों को मारना। अच्छा, जी 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 जी। तो और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, मतलब कि फिर बैडमिंटन खेलना, ये करना, वो करना, इन सब चीजों में बहुत वो था। तो उसी वक्त ये शरण बली श्रीवास्तव, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये इन्होंने कहा कि यार बच्चों को इकट्ठा करके एक नाटक किया जाए। तो नाटक से कैसे परिचय हुआ, एक छोटे से कमरे में, अमिताभ श्रीवास्तव इलाहाबाद के हमारे जी पास आउट हैं, जी 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 बॉबी जी भाई। जी 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 तो उनको बुलाया गया, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आए थे, जी। तो उन्होंने कहा कि बच्चों से जरा 1 घंटे के लिए बातचीत करो। हम्म तो वो बॉबी भाई आए, तो उनसे जब बातचीत होने लगी तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस भी कराई, मतलब हम्म जो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी उस वक्त। उस वक्त यस यस। बस ये लग रहा था कि यार हाँ, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ हाँ। फिर धीरे धीरे करके वहां से एक वो शुरुआत हुई, इंटरेस्ट होने लगा कि यार थिएटर करते हैं। तो वो जो शाम का जो समय होता है ना, जो हाँ जो खुराफाती होने का जो हाँ समय हाँ, होता है, समय जो होता है। और वो उस एज में
उस एज में, हाँ। तो वो एक अच्छा समय हमारा बीतने लगा शाम को रिहर्सल्स में। तो रिहर्सल में रोल तो कोई देता नहीं था, बहुत छोटे थे हम। तो वही है कि चाय ले आओ, और एक्चुअली ऐसे ही होता था, मतलब इंटर्नशिप टाइप होता है ना। तो आप चाय ले आओ, समोसे ले आओ, और हम इसी बात में खुश रहते थे कि बैठ करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हमारे सारे दोस्त यार, मतलब दोस्त था, मतलब सीनियर्स हमारे सब एक्टिंग कर रहे हैं। फिर एक बार मौका मिला कि पाला पकड़ के अंधा युग में जोरदार तो बड़ा खुश हुए, और बड़ा मतलब वो जो एक खुशी होती है, और आपको वो, अब तो खैर जमाना बहुत बदल गया है। 80 के दशक की शुरुआत की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते होंगे शुभदीप कि ये वो वक्त था जब आपको नाटक देखने के लिए पैसे कोई क्यों देगा। समझ रहे हो? भाई वो उसमें आप तो हम लोग, वो एक तरीका होता था कि पोस्टर चिपकाना, घर घर जाकर के, अच्छा वो सर्ण जी का बेटा है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सर्ण जी का बेटा है इसलिए वो 4 लोग टिकट ले लेते थे कि अच्छा चलो ये आया है तो मतलब एंड धीरे धीरे करके ना वो भीड़, पहले तो उन्होंने खैर हमसे बहुत पहले से है 3 और उन लोगों ने काफी नाम कमाया हुआ था और काफी फेमस थे वो अपने उसमें, लेकिन हमारे देखते देखते वो काफी भीड़ बढ़ने लगी। इलाहाबाद के प्रयाग संगीत समिति का जो इतना बड़ा हॉल है, वहां पर वो शोज होते थे, और कम से कम 600 से 700, अगर हम गलत नहीं है तो उतनी सीट्स भरी होती थी। कई बार तो दिन में 2-2 शोज किए जाते थे, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और फिर ये मजा आने लगा थिएटर का, जो एक जो लाइव परफॉर्मेंस का जो एक आपको लोग आके ग्रीन रूम में मिलते थे और कहते वाह क्या काम किया है, हम वैसे ही खुश हो जाते थे, मतलब पता नहीं क्या काम किया लेकिन बस खुश हो जाते थे। तो धीरे धीरे करके फिर 1-2 प्लेज में हमको मेन रोल भी मिले, फिर हमने रूप कथा में कुछ जा करके मेन रोल्स किए, बाकी बगिया बादशाह की, और बंगाली प्ले है उसका मनोज मित्र का, तो उसका हिंदी रूपांतर था, उसमें हमने वो किया। धीरे धीरे करके ना वो एक मजा आने लगा। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं यार, ये तो इस पे तो काम किया जा सकता है। फिर किसी ने बताया कि यार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बॉबी भाई से बात हुई, फिर और बहुत सारे हमारे सीनियर्स थे उनसे बात। लेकिन वो उस समय आपका जो मतलब एकदम बचपन में, या जो आप टीनेज एज की बात कर रहे हैं और उसके बाद थिएटर के साथ परिचय, तो उस समय एम्बिशन कुछ और था? हाँ, उस वक्त एम्बिशन, हाँ, कुछ और बनने का था, कुछ और सोचते थे? नहीं, एम्बिशन बनने का नहीं, एज सच तो नहीं था। इससे इंटरमीडिएट तक, जब 12th तक था, तो मेरा दिमाग में डॉक्टर बनने का एक वो बहुत था। अच्छा कि मैं करूंगा, बिकॉज आई वाज वेरी गुड। ये हालांकि बड़ा बहुत ही शुरुआती दौर है, तो जब आप अपरिपक्व होते हो कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो मेरी बॉटनी और मेरा जूलॉजी बहुत अच्छा था। ओह, अच्छा। तो उस वजह से मुझे लगता था कि, तो मैंने एक बड़ी कोशिश की थी, 1 ही साल कोशिश की। मैंने सारी दुनिया तमाम के डॉक्टर, वो जो एडमिशन होता है इंस्टीट्यूट में, क्या मेडिकल कॉलेज में, सब भर दिया था। एएफएमसी भी भर दिया, पीएमटी भी दिया, पीएमसी पता नहीं क्या क्या, सब एयरपोर्ट वाला भी दिया, एएफएमसी भी दिया, सब दिया मैंने, बट कहीं भी नहीं हुआ। तो शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, और मुझे करना वो नहीं था, यही करना था। दोनों में टर लगे हुए हैं, एक में डॉक लगा हुआ है, एक में एक्ट लगा हुआ है, तो एक्ट बेटर है। तो वो जो एमेचर थिएटर आप करते थे, और उस समय मैं देखा रूप कथा, समांतर, इन ग्रुपों के साथ भी आपने काम किया, और उस समय वो, और एमेचर थिएटर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में, भारतवर्ष में वही जो है एक मूल आधार है, भारत थिएटर का आज भी जो है, जो स्तंभ है, जो फ्लैग है, वो एमेचर थिएटर के हाथ में ही है। तो बिल्कुल, वो एमेचर थिएटर करते करते और रेगुलरली रिहर्सल में जाते जाते, वो जो एमेचर थिएटर का जो प्रोसेस है, उसमें नए नए दोस्त बनना, या फिर सीनियर्स को देखना, नए शुरुआती दौर में इट वाज जस्ट एन हॉबी। शुरुआती दौर में इतना सीरियसली मैंने उसको नहीं लिया था। वो एक लड़कपन होता है ना यार, कि चलो शाम को बहुत मजा आ रहा है।
हाँ, उसमें ये भी होता था कि भाई अच्छा लड़का है तो किसी लड़की को अगर घर भेजना है तो साइकिल से, रिक्शे से, हाँ रिक्शे से इस लड़के को भेजो। तो वो सब भी वो अपने आप में आपको लगता है कि अरे बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई यार। तो रात को 11 बजे भी रिहर्सल हुआ, पता चला अपने घर में पहुंचे 12 बजे, उसको पहले घर पहुंचाया गया। वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। वो इट्स नॉट ओनली एन एक्टर who was getting prepared. Right. You know, holistic बात. Yes. In a larger way, if you see, वो एक पर्सनालिटी भी आपकी डेवलप होना शुरू होती है कि यार आपके ऊपर इतना बड़ा काम किया हमारे लिए वो बहुत बड़ा काम था। और वो भी इलाहाबाद जैसे शहर में। पता चला कि कोई आगे 2 हाथ मार के लेग चला भी जाए तो हम क्या करते, लेकिन आपको लगता था कि नहीं यार। यस। तो वो वहां पर एमेचर थिएटर में आपको लगा, जैसे वो आप लड़कपन की बातें बोल रहे थे ना कि उस समय टीनेज एज में बहुत कुछ हम लोग एक साथ कर रहे थे, तो उसमें एमेचर थिएटर में जाने के बाद आपको लगा वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी कहीं आके वो एमेचर थिएटर करते करते एक जगह पे आ गई। हाँ, वो एक जो हम लोग जैसे अब हम लोग बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे हो गए, हम लोग कहते हैं यार कोई बच्चा कोई बहुत परेशान कर रहा है तो कहते हैं इसकी एनर्जी चैनलाइज कर दो। जी। तो एनर्जी कहाँ चैनलाइज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका रूट बन रहा होता है, जब आपकी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज होती है तो आप उसी रूट पे फिर आगे से अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। बिल्कुल। तो बाद में जाकर के आफ्टर अप्रोक्सीमेटली रूप कथा और मतलब जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे थोड़ा समझ में आने लगा कि नहीं यार ये खोज वाला समय था कि यार ये करना है कि नहीं करना है। फिर वो करते करते ये लगा कि नहीं यार यही है जिसको मैं करना चाहता हूँ। ये किस पॉइंट पे आके लगा? कोई एक प्रोडक्शन या कोई एक खास कोई एक रिहर्सल प्रोसेस, या किस समय पे आपको लगा, किस टाइम पे एज पे आके? जैसे रिहर्सल प्रोसेस तो मतलब जब तक प्रोसीनियम कर रहे थे तो शुरू से ही कंसंट्रेशन तो पूरा ही था। जी। मतलब प्रोसेस में पूरा कंसंट्रेशन था वो उसमें। लेकिन जब धीरे धीरे करके वो फिजिकल थिएटर मिस्टर भौमिक के साथ करने लगे और वो फिजिकल थिएटर आया तो लगा नहीं यार ये कुछ और भी है। मतलब ये सिर्फ खड़े होकर के एक्टिंग करना नहीं है, इसमें पूरी फिजिकलिटी के साथ वो करना है। तो मुझे लगता है कि वहां से थोड़ा और भी इच्छा जागृत होने लगी, नहीं यार कि ये कुछ तो करना है इसमें। जी। और वो एनएसडी के साथ पहला कांटेक्ट अमिताभ श्रीवास्तव जी के साथ ही हुआ। हाँ। एनएसडी का नहीं, मंजुल वर्मा जी भी हमारे सीनियर वहीं इलाहाबाद से ही हैं। जी। उनसे भी मिला था, लेकिन उनसे थोड़ा बाद में मिला। सबसे पहला जो बॉबी भाई से ही मुलाकात। पर ये कब आपको मतलब करते करते ऐसा कब महसूस हुआ कि नहीं अब फॉर्मली एक ट्रेनिंग करना चाहिए? ये जब अब मैं शुभदीप मेरे ख्याल से रूप कथा कर रहा था तो परिमल दानी ही मुझसे बोला कि अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो व्हाई डोंट यू गो टू एनएसडी। तब मुझे एनएसडी का इतना पता नहीं था। फिर मैं बाहर उनके साथ टूर पे भी गया, बाहर प्लेस करने के लिए। फिर जब लौट के आया तो उन्होंने मुझसे इंसिस्ट करके बोला था कि तुम्हें डायरेक्टर बनना चाहिए। मैंने कहा मैं डायरेक्टर नहीं करता, डायरेक्शन आपको देख लिया, मैं डायरेक्शन नहीं करता। तो कहने लगे नहीं तू डायरेक्ट करेगा। मैं कहा नहीं मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो एक्टिंग में करूंगा। जी। तो खैर ये हमारा उनका था। और वो यात्रा और एनएसडी तक पहुंचना मतलब और एनएसडी में के अंदर जाना वो थोड़ा बताइए कैसे हुआ? हाँ, मैं फिर उसके बाद ये हुआ। उसके बाद अनिल भौमिक जी के साथ जो वर्कशॉप किया मैंने बादल जी का, वो करने के बाद कुछ और ऐसे छोटे मोटे प्लेस खुद भी डायरेक्ट कर लेते थे हम लोग। दोस्त यार लोग मिलके। तो हम एक कॉलेज में, स्कूल में हम लोगों ने कुछ, हमारे एक दो और आज बहुत बड़े राइटर हैं स्कूल में, नीलेश जैन करके। जी। और मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो हम दोनों ने मिल करके, वो यहीं मुंबई में है, और उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे नाटक किए। अच्छा। ऐसे छोटे छोटे वो कॉमेडी टाइप खुद ही लिख करके खुद ही कर दिए। तो वो एंजॉयबल था। लेकिन अल्टीमेटली जो शुरुआत हुई सीरियसली वो बादलदा के एक्सरसाइज के बाद, मतलब बादलदा के बाद।
अनिल भौमिक जी के ग्रुप में काम करने की, मतलब ये सारी तैयारियां शुरू हो गई थी, कीड़ा काम करने लगा था। अच्छा, वो आपके इंडस्ट्री इंटरव्यू में आपके समय भी वो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसके बाद वर्कशॉप, वो तो होता था, है ना? वर्कशॉप मेरे समय में नहीं था, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता था, वो जो अभी जैसे होता है। मेरे समय में 3 पोर्शंस होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक रिटन होता था, हाँ तो हाँ बहुत बेसिक थिएटर के बारे में आप कितना जानते हैं, जिसमें आपको वो एक रिटन होता था, और एक प्रीलिम्स और एक फाइनल। फाइनल, अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो वो रिटन इंटर, और प्रीलिम्स से हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, बोलिए। एक शॉर्ट में एक रिटन होता था, हाँ हाँ, जो उसी दिन होता था, और उसी दिन आपका प्रीलिम्स भी होता था। जी तो जी। रिटन और प्रीलिम्स एक दिन हो जाता था, उसके बाद 5-6 दिन के बाद अगर आपका नाम आया, हाँ। तो फिर आपको फाइनल में बुलाया तो ये जाता। जब आप दे रहे थे तो घर वालों को तो पता ही था और आपके सपोर्ट में थे शुरू से? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे इस मामले में मैं शुभदीप बहुत लकी रहा हूँ, जी। क्योंकि मेरे पिताजी भी, मैं खुद वो एक्ट नहीं करते थे, गाते नहीं थे, लेकिन शौक बहुत था उनको। वो खुद कविताएं लिखते थे, लेकिन वो जो होता है ना कि अपने लिए लिखने वाले, कभी बाहर नहीं आया। और पेंटिंग करते थे, लेकिन अपने लिए करते थे, और क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था। तो और मेरी माँ खुद भी बहुत मतलब खुद गाती थी, और तो क्लासिकल म्यूजिक का संस्कार तो आपको बचपन से ही मिल चुका था? बचपन से ही था। हाँ, तो हाँ। और बड़े भाई साहब मेरे आशीष सन, जो भी बैंक में है, वो भी थिएटर करते थे। जी जी तो जी। कुल मिलाकर के एक बार सिर्फ मेरे बाबा ने कहा था कि बेटा पढ़ाई पे भी ध्यान देना। तो मैंने कहा हाँ हाँ, मतलब पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। जी। तो मतलब एक ही बार, लेकिन वो हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी ऐसा जिंदगी में टचवुड मेरी लाइफ में तो नहीं हुआ, जी मतलब जी। मेरे बचपने में नहीं हुआ। हाँ हाँ। लेकिन एनएसटी जब मैंने भरा, तो अगर ये हुआ था कि अगर नहीं होगा तो क्या करोगे, तो लेकिन मेरा ये पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था कि नहीं हो जाएगा। हो जाए। क्या आप बहुत काम कर चुके थे उसके पहले नहीं, भी? ऐसा कुछ और नहीं है, उनसे हमसे बहुत ज्यादा काम किए हुए लोग आए हैं, लोग भी आए ऐसा हैं, नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि पर मुझे बहुत हाँ, गुमान था कि मैंने बहुत काम कर लिया है। एक इंट्यूशन एक अंदर से यार हम करेंगे कर यार, लेंगे। हमको करना है। अच्छा, वो जो इंटरव्यू के दौरान जो आप बोल रहे थे 3 लेयर्स में वो इंटरव्यू हुआ करता था, उस समय इंटरव्यू में कोई खास कोई मेमोरी है आपको जो इंटरव्यू के दौरान आज भी याद है आपको? ये आपको किसने बताया है? नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, ये मेरा इंट्यूशन है कि मुझे ऐसा लगा कि जरूर कोई ऐसा अच्छा मेमोरी या इंटरेस्टिंग मेमोरी के दौरान। दो दो बड़ा मेमोरेबल है। तो अगर आपको याद होगा शुभदीप जी की, आपको एक स्पीच बोलनी होती है, एक अपनी तरफ से बोलनी होती है और एक स्कूल देता है आपको, जी मतलब जी जी। तीन देता है, उसमें से एक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने घासीराम कोतवाल कर रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो मुझे नाना की एक स्पीच है, जा रे घसियारे कल के छोकरे, हमने तुझे बना दिया शहर पूना का हाँ हाँ, कोतवाल, बिल्कुल या बिल्कुल नंगा हो के बिल्कुल। नाच बजा गाल, मगर तू इस नाना की चाल को नहीं जानता। क्या अरे बात। मरदूद हमने भरी है बंदूक, राजनीति वाली दुनाली, एक हाँ। धमाके में चित हो जाएगी लजीज लौंगिया तेरी, दूसरे धमाके में चित। तो मैंने ये अपनी तरफ से। अच्छा, जिस जी। दिन मैं ये करने गया था, उसमें मोहन अगाशी जी बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मोहन अगाशी जी का बड़ा फेमस तो बड़ा नाना ही, हुआ हाँ, था बहुत नाना, हाँ, जी मराठी जी जी मराठी जी प्ले में। जी 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 जी। तो अच्छा, सामने चूंकि लाइट फोकस आपके ऊपर पड़ रहा था, ये जो जहां पुरानी रेपर्टरी हुआ करती थी पहले, अब तो हम्म। इधर आ गई, स्कूल में आ गई, वो रविंद्र भवन की तरफ। रविंद्र भवन हाँ वाली। हाँ हाँ हाँ। उसमें ऊपर जहां पर परफॉर्मेंस होती है, वहीं पर हमारा इंटरव्यू चल रहा था। अच्छा तो रतन थियाम हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो वो बैठे हुए थे, और रतन थियाम का जो ऑरा, और जो हम्म। सफेद जूते, सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद दाढ़ी, मतलब बब्बर शेर। तो जब अंधेरा ही था, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी की आवाज है कि हाँ भाई सुनाइए। अरे अपने वही बैठे हुए थे नैनीताल वाले, गेस्टों के साथ करना चाहिए। अरे उनका नाम अपने, देखो कैसे भूल रहा हूँ। मोहन उप्रेती जी? नहीं, मोहन उप्रेती जी तो म्यूजिक में थे। अच्छा, नहीं, एक, कौन? अरे अपने
अरे बहुत अच्छी फेमस नैनीताल के, एनीवे आ जाएगा, जी नाम जी याद जी आ जी जाएगा। जी जी जी। वो भी बैठे हुए थे, मतलब सारे लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी कौन सी स्पीच सुनाएंगे आप? तो मैंने कहा हम्म, जी मैं काशीराम कोतवाल की नाना फडणवीस की स्पीच सुनाऊंगा। हम्म। तो कहने लगे कि आपने नाना किया था, आप मजे ले रहे थे मेरे साथ। मैंने कहा नहीं जी मैंने नाना नहीं किया, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो स्पीच। तो मैं, अच्छा मुझे शक्ल किसी की नहीं दिख रही, अंधेरे में है सारे लोग, हाँ हाँ, ओ, सारी लाइट मेरे ऊपर है। हाँ, तो ड्रामेटिक तो है। हाँ, हाँ तो कहने लगे कि अच्छा सुनाइए। हाँ। तो भय नहीं था। हम्म अब वो चाहे इनोसेंस कह लो या जो भी कह लो, भय नहीं था किसी भी हम्म चीज का हम्म कि मैं कैसा करूंगा। हम्म तो मैंने उसको बड़े अपनी तरफ से बड़े शिद्दत के साथ वो सुनाया। हम्म और सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि जरा हाउस लाइट दीजिएगा। हम्म तो हम्म हाउस लाइट जब ऑन हुई तो मोहन अगाशी जी की तरफ करके बोला कि इनको जानते हैं आप? हम्म। इत्तेफाक से ये टेलीविजन पे मैंने प्ले देखा था, घासीराम कोतवाल। अच्छा 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 अच्छा। और मैं तो पानी पानी हो गया, मैं ऐसा नतमस्तक हो गया। मैंने कहा अरे मोहन अगाशी जी आपके सामने मैं ना, कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, आपने आपका हक है, आप नहीं। मैंने कहा कि मैंने भी चूंकि किया हुआ था, इसलिए मैंने अपने इलाहाबाद में देखा हुआ है और इसलिए मुझे अच्छा लगा था इसमें। हम्म, तो ये एक बड़ा अजीब सा मैं तो बिल्कुल पानी पानी हो गया था। हम्म, ये ऑब्वियसली इतने बड़े सीनियर एक्टर के सामने जो इतना जी फेमस, जी। जिन्होंने पहली हम्म पहली प्रस्तुति की इस हम्म प्ले की, हम्म उनके सामने में वो नी का प्ले का वो हम्म, थोड़ा सा तकलीफ हुई। जी जी। तकलीफ नहीं मतलब अटपटा लगा यार हाँ कि हाँ इतने हाँ बड़े हाँ एक्टर के सामने हम खुद हाँ वो कर रहे हैं। एक ये था अब थोड़ा सा खुल गए थे हम। हाँ तो हाँ फाइनल का फिर से आ गया। हाँ। जब फाइनल फिर से आ गया तो मैं एंट्री जब लेने लगे तो रतन श्याम जी ने बोला आइए सांड साहब आइए। तो मैं, जो होता है कुछ होता है ना कि जो आप सोचते नहीं हो, आप सिर्फ बोल देते हो। जी। मैंने कहा सर इलाहाबाद का सांड बहुत खतरनाक होता है। तो सारे हंस दिए, लेकिन मुझे कहने के बाद मुझे लगा यार तुम परितोष क्या कर रहे हो, तुमने क्या कर दिया ये। तो ये दो तीन अच्छी और जी कुछ और जी चीजें हुई थी, वो जी अब जी इतना जी डिटेल में जाएंगे तो फिर नहीं नहीं घंटों नहीं हम नहीं, हाँ बातें हाँ। करते रहे। तो वो एनएसडी में फिर आपका दाखिला हुआ और आप एनएसडी गए। और हाँ वो एनएसडी का 3 साल, वो एनएसडी के 3 साल को लेके सब लोगों का बहुत अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। और अभी पर फिर भी कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स है, ऑब्वियसली वो तो होगा ही। पर मेरे हिसाब से शुभदीप क्या लगता है कि ये आपका, जो हाँ। 3 साल होते हैं ना, हम्म 3 साल या 2 साल या जो भी कोर्स का टाइम है जी ना, जी। मुझे लगता है ये किसी के भी जीवन का ना बेस्ट पीरियड होता है। हम्म और खासतौर से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बीएनए या कहीं पर कोई भी भी जिस ड्रामा स्कूल जी और फिल्म कोई भी स्कूल। ड्रामा स्कूल, ड्रामा डिपार्टमेंट, कोई हम्म भी जो ये, जहां पर आपको एक्चुअली कोई बंदिश या कोई बंधन नहीं होता कि आपको ये करना ही है, हम्म जहां आप अपनी स्वेच्छा से अपने पूरे दिमाग को खोल करके हम्म बिना किसी हैंगओवर के हम्म आप वहां काम करते हो, जहां आपकी बेस्ट क्रिएटिविटी निकल के आती है, जहां आप लर्न करने के लिए, अगर आप सबमिसिव हैं तो, हम्म अगर आपने ये सोच लिया कि अरे मुझे तो बहुत आता है, हम्म तो जहां आपने वो खिड़की बंद कर दी ना, फिर तो हवा अंदर आएगी ही नहीं। जहां आपने अपने आप को खोल करके छोड़ दिया ना, वहां आप बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इसलिए मैं उस सवाल को इस तरह से, सवाल का ये जानने की इच्छा है कि अ, आपने क्या किया और क्या क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, ये तो एक बात है। अगर मैं इस तरह से रखूं कि वो एनएसडी ने क्या किया आपके साथ वो 3 साल। ये तो क्या अजीब सा क्वेश्चन है। जो कुछ किया एनएसडी नहीं किया। हाँ, तो मतलब एनएसडी ने परितोष जी के साथ वो 3 साल ऐसा क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीजें किया, लेकिन फिर भी कोई एक जिसको आपको लगता है कि हाँ ये वाली बात जो है ना, ये हाईलाइटेड है। देखो मेरे जीवन में जो 3 साल के जीवन में ना,
वहां पर एक तो मैं छोटे शहर से दिल्ली गया था, जहां मेरी दादी, जब मैं जा रहा था ना, मैं कभी दिल्ली नहीं गया था अपनी जिंदगी में, और जब भी गया था वो एक बार पीएमटी का एग्जाम देने गया था, तो मेरे मामा जी रहते थे, मैं अपनी माँ के साथ गया था, 12वीं कक्षा पास कर चुका था, तो माँ के साथ गया था, तो और उनकी गाड़ी आई थी मुझे लेने के लिए, तो दिल्ली सच में गया नहीं था। जी जी जी। तो एक छोटे शहर से दिल्ली आना अकेले, हाँ, वो अपने आप में एक मेरे लिए बहुत बड़ा वो था। जी। और मेरी दादी ने बोला था, बेटा जरा सड़क ध्यान से क्रॉस करना, वहां बड़ी तेज गाड़ियां चलती हैं। जो मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है यार, कि मतलब वो फील कितना अच्छा था कि, और बहुत दिनों तक, अगर आपको, चूंकि डिवाइडर होता है बीच में, ये बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बीच में डिवाइडर होता है, बहुत दिनों तक मैं दोनों सड़कों पे दोनों तरफ देख के चलता था, जबकि एक तरफ जाने का होता है, एक तरफ आने का होता है, दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत दिनों तक अपने माइंड को ये नहीं समझा पा रहा था कि भैया यहाँ पर एक साइड पे एक गाड़ी जा रही है, दूसरी साइड से दूसरी गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन मैं दोनों सड़कों पे आना जाना, दोनों अगल बगल दिखता था। आशीष विद्यार्थी ने मुझसे बोला, भाई तू उधर क्यों देख रहा है, उधर से गाड़ी थोड़ी आएगी। मैंने कहा नहीं यार, मुझे आदत पड़ी हुई है, क्या करूं। तो ये एक छोटे शहर से जब आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, और कल्चरल शॉक होता है, और आपको बहुत सारे अपने ब्लॉक्स जो बना के रखे होते हैं आपने छोटे शहर में, वो वहां पर आकर के आपको तोड़ने पड़ते हैं, और जिसको तोड़ने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कई बार। बहुत ऐसा नहीं है कि आप तोड़ना नहीं चाहते हो, तोड़ना चाहने के बावजूद वो आपकी इतनी जो चीजें कंडीशनिंग हो चुकी होती हैं बचपन से लेकर के, उसको वहां पर ब्लॉक को तोड़ना, वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो 3 साल है ना, इसमें 3 साल में शुभदीप मेरे लिए करीब करीब हर चीज बहुत इम्पोर्टेंट रही है। ये कभी कोई चीज बहुत खराब हुई है, कोई चीज बहुत अच्छी हुई है, कभी सक्सेसफुल हुए हैं, कभी बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुए हैं, कभी हंसी उड़ गई है, कभी बहुत तारीफ हो गई है। ऐसा नहीं किया है कि हर बॉल पे छक्का ही मारा है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं है। और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि हम हर बॉल में छक्का मार देंगे। ये ऐसा क्यों सोचना है कि हर बॉल में छक्का मारना है? जी। आपको हर बॉल खेलनी है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसी बॉल आएगी वैसा खेलोगे आप। जी। आप अपनी तरफ से तो छक्का ही मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस छक्का मारने के चक्कर में ऐसा ना हो कि विकेट उड़ जाए। बिल्कुल। तो वो कई बार ऐसा, वो तो रॉबिन ने एक बड़ी अच्छी बात, गुरुजी रहे हैं हमारे, वो उन्होंने बड़ा बोले कि क्रिएटिव बनने की कोशिश नहीं करना है, क्रिएशन अंदर से आना पड़ेगा, आ जाएगा, लेट इट फ्लो। इट शुड नॉट, ये नहीं कि मतलब नहीं मुझे तो क्रिएशन कुछ करना है, कुछ कर देना है, ऐसा नहीं होता। इट जस्ट फ्लो। तो वो फ्लो लाने में ही वक्त बहुत लगता है। फिर ऐसे बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी मिले, मतलब सारे करीब मैं तो किसी भी गुरु को हमेशा सारे गुरुओं को नमन करता हूँ। जी। तो बाहर से आए हुए गुरु भी बहुत अच्छे रहे, और वहाँ के गुरुदेव सारे हमारे जितने भी टीचर्स रहे बहुत अच्छे रहे, चाहे वो म्यूजिक हो, मेरे जैसे फटेबाज जिसको साले को कुछ भी नहीं आता तो उनको भी गवा दिया। तो कुछ चीजें लेकिन ऐसी हुई कि जिससे काफी कुछ सीखने को मिला। जैसे प्रसन्ना जी का जो रियलिज्म की एक्सरसाइजेस थी, प्रसन्ना जी के साथ एक मैंने नाटक किया था, द फादर कर, हमारे बैच ने। तो उसमें उन्होंने रियलिज्म और वो कैसे है, क्या है, हाउ यू इमोट एंड हाउ यू, वो उन्होंने एक्सरसाइज कराई, वो आज तक मेरे दिमाग में है कि वो चीजें आपके दिमाग में घर गई। जैसे सत्यदेव दुबे के साथ मैंने क्लासेस की थी, उन्होंने वो फोकस पे बहुत काम कराया, इनर फोकस, आउटर फोकस। बट देन यू, उस समय आपको उतना समझ में नहीं आता है इनर फोकस, आउटर फोकस, और आप लाइनें क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसका फोकस क्या है, वेयर यू आर टॉकिंग।
You're talking of actor who is standing behind you and you are facing this side and you are talking to him. तुम्हारा फोकस कहाँ जा रहा है, तुम्हारा फोकस कैसे, तुम लोग ऑडियंस को कैसे लगेगा कि तुम उससे बात कर रहे हो. So it's all, ये जो सारी चीजें थी ये बाद में समझ में आने लगी. When you start working in the field, जहां आपको कोई समझाने नहीं आएगा, आप सिर्फ आपके पास जो भी है मसाला उसको आप, वो सब फ्लॉपी में इकट्ठा होता चला जाता है, उसका इस्तेमाल कहाँ और कब होता है आपको पता भी नहीं चलेगा. तो वो एक इम्पोर्टेंट पीरियड, मतलब ये 3 साल में अब अगर हम वैसे जाएंगे तो बहुत मैं से ये जो एक्सरसाइजेस है, या आप एनएसडी में इतने सारे ग्रेट टीचर्स के साथ पढ़े और ट्रेनिंग की, और मुझे बार बार आपके वो लड़कपन वाली बात याद आता है जब आप बोल रहे हैं कि वो बचपन में बहुत सा रामलीला से लेके उस समय वो एनर्जी, मतलब बहुत दिशा में एनर्जी, और उससे एमेचर थिएटर पे एनएसडी में आके इतना फॉर्मल ट्रेनिंग और उसको एक साथ जोड़ना. तो ये एनएसडी तक आते आते आपको क्या लगा, ये जो तमाम एक्सरसाइज आप बोल रहे हैं, या पूरी यात्रा में खास, और उसको वो आके एनएसडी में आके एक फॉर्मल ट्रेनिंग की तरफ और आप बढ़े. और करेक्ट क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि ऐसा नहीं होता है कि जो भी थिएटर कर रहा होता है बच्चा, वो देखो हर पर्सनालिटी, हर एक्टर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है जो पिक्यूलियर होती है, जो वो ही कर सकता है और कोई और नहीं कर सकता. राइट. तो अब उसमें क्या होता है कि हर बच्चे में अपना एक नवीनता होती है, अपनी एक पर्सनालिटी होती है, और वो कर तो रहा ही होता है, पढ़ा भी होता है, उसने कर भी रहा होता है, लेकिन स्कूल जाने के बाद या किसी भी इंस्टीट्यूट जाने के बाद या किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहां पर उसको वो चीजें टेक्निकली सिखाई जाती है, पॉलिश की जाती है कि भाई देखो तुम ये कर तो रहे हो, लेकिन टेक्निकली ये ऐसे किया जा सकता है और ये ऐसे होगा, सर ऐसे करोगे तो बेहतर हो जाएगा. करेक्ट. तो इस समय पे कुछ ऐसा कुछ डिस्कवरी हुआ जो आपको लगा कि ये एक्टिंग में तो है ही है, लेकिन एक्टिंग के अलावा पर्सनालिटी में ऐसा लगा कि ये पक्ष जो है एनएसडी के दौरान आपने डिस्कवर किया या आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला कि ये वाला एस्पेक्ट निकल का, या पर्सनालिटी? नहीं, मैं सच नहीं शुभदीप, अंडरलाइन करवाऊंगा अपने आप को. बहुत हो सकता है. हाँ, भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जो आप करते रहे हो लेकिन वहां जाके आपको लगा नहीं यार ये तो जैसे एक चीज है कि आप जब कोई भी पहले हमें क्या होता था कि बहुत ज्यादा हाथ पैर हिला करके एक्टिंग कर रहे हैं. तो प्रसन्ना जी ने बोला कि एक थोड़ा सा आपको हाथ पैर जबरदस्ती हिलाने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वो एक ही बार हाथ हिलाओ, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह पर हिलाओ ताकि उसका कुछ मीनिंग बने. अगर हम लगातार हाथ हिलाते रहेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, ऑडियंस आपके हाथ को देखेगी कि आपके डायलॉग को सुनेगी कि आपकी बिल्कुल. तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, अब वो बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल. और मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ, नहीं फिर भी, क्योंकि मुझे ऐसा आपके साथ मिलके भी, इससे पहले भी मिला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एग्जाम्पल हो, मैं दे सकता हूँ. वो ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, आपकी जो इनोसेंस है जिसकी बात आपने किया, इनोसेंस, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आप बचा के रखे हो, उसको संभाल. मुझे लगता है कि जैसे बाबा कारंत भी एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे. उनको किसी ने पूछा कि एक्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए कि एक्टर मैं समझ गया. तो पढ़ा लिखा होना बुरा नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे को थोपना या दिखाना वो बुरा है. क्योंकि जैसे दुबे जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम जब करते हैं ना किसी लाइन की, तो हमको लगता है कि हम मीनिंग निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उसकी जो सॉफ्टनेस है या जो उसकी जो उसका जो रोमांस है वो खत्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा. तो वो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी जो है उसको आराम से पढ़ करके अच्छे से इमोट करके बोलना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. और मुझे लगता है कि वो इनोसेंस होना बहुत जरूरी है, अपने अंदर के बच्चे को संभाल करके रखना बहुत जरूरी
बहुत जरूर। ये तो ये मुझे मेरा बहुत स्पेशल ऑब्जर्वेशन है आपके प्रति की, और वो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और सीखता भी हूँ कि वो वो बचा मैं के आज भी रखना। करता हूँ, मैं जी आज भी जी करता हूँ, मैं अपने हाँ उस बच्चे को नहीं छोड़ता। जी 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 लोगों बहुतों का लगता है यार अब तुम इतने, मतलब अभी क्या, बट वेन हम तो चलो कुछ भी नहीं है, whenever you see big actor like Amitabh Bachchan, he हाँ still is a child on the set. हाँ हाँ वो हाँ हाँ। अभी भी उतने ही एनर्जेटिक, आपको शर्म आ जाएगी कि इतना हम्म एनर्जेटिक आदमी है, मतलब इस उम्र में। तो हम्म। मुझे लगता है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी बराबरी नहीं कर नहीं रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं हाँ हाँ, अपनी एक आई बात कैन कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंड, यस। आपको अब ये है कि कहीं जहाँ ऐसा नहीं कि हर जगह बच्चे ही दिखना चाहिए। हाँ नहीं बट आपकी जहाँ संजीदगी, जैसा रोल है, जैसा कैरेक्टर है, हाँ वैसा हाँ, आपको आपको संजीदगी का भी एहसास होना चाहिए कि आप ऐसा कितने सुन, संजीदा हैं। जी जी जी। इट डिपेंड्स ऑन द रिदम ऑफ द कैरेक्टर। हम्म। तो उसके बाद मुंबई का मतलब सफर पे आते हैं। ये बड़ा तो खतरनाक है। हाँ, तो नहीं, इसलिए वो इनोसेंस, इसलिए मैं बार बार उसकी बात कर रहा हूँ कि वो फिर भी हाँ आप बचा के रखे हो, तमाम हाँ। संघर्ष हो या जो भी मैं आपसे सुनूंगा। तो वो मुंबई में शुरुआती दौर के बारे में अगर आप बताएं, आप जब पहुंचे और नहीं, शुरुआत। शुभदीप, मैंने 1990 में, जब मैं वहां से स्नातक हुआ राष्ट्रीय नाट्य जी विद्यालय से, तो अब इसको किस्मत कहें या बदकिस्मत कहूं अपने आप को, कि मुझे प्रहार जैसी एक फिल्म में जी जी, मैं रोल उसमें मिला। आऊंगा। जी 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 जी। नहीं, आपने जो शुरुआत की कि हाँ, बम्बई तो कैसे, उसी में ही, हाँ। तो मुझे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 3 साल पढ़ तो लिए, हम्म आपने खूब काम किया, हम्म लेकिन अब वक्त आया है कि उसको अप्लाई करना है। हम्म। अभिराम भटकमकर ने एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी लिखी है जिसको मैंने पढ़ा है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको ऑन स्टेज परफॉर्म भी करूं, अच्छा, वाह। और एक मैं जल्दी शायद कर पाऊंगा उसको। हमारी और वो शुभकामनाएं। इसी Yes। और इसी इसी चीज पे उन्होंने लिखा है। हम्म जब कोई एक्टर किसी इंस्टीट्यूट, किसी डिपार्टमेंट से पढ़ करके या किसी स्कूल से पढ़ करके हम्म सीधे बम्बई आ धमकता है, हम्म तो क्या होता है। हम्म और वो एक बड़ा अच्छा सटायर है हम्म एक्टर के ऊपर, आपको हंसी भी आएगी, लेकिन वो उसकी जो सारी दुविधा है एक्टर की, वो हम्म भी समझ में आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 1990 में जब वो फिल्म मिली मुझे शुभदीप, तो मैं अपरिपक्व था, हम्म लेकिन एक मन कह रहा था कि यार इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो, हम्म। क्योंकि नाना अपने आप खुद मेरे से उन्होंने इंस्टीट्यूशन, पूछा, यस यस यस। और मैं एनएसडी लाइब्रेरी में घूम रहा था और उन्होंने जी। खुद मुझसे पूछा कि करोगे। अब मैं कैसे मना कर दूं कि हम्म नहीं करूंगा। हम्म पैसे वैसे नहीं थे, लेकिन हम्म एक आपको एक अच्छा रोल मिल रहा था, तो अब यहाँ कैसे मिलता। हम्म तो वो रोल मैंने कर लिया। उसके बाद 3 साल में यहाँ बॉम्बे में रहा। हम्म उस वक्त टेलीविजन नहीं था, या टेलीविजन के दौर की शुरुआत हो रही थी, हम्म तो पैसा वैसा नहीं होता था, तो मैं दिल्ली वापस चला गया। हम्म फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे रोल किए मैंने, हम्म कुछ फिल्मों में, कुछ बनी कुछ नहीं बनी, कुछ बीच में रुक गई। हम्म तो पैसे उतने ज्यादा नहीं होते थे, तो मैं वापस मुंबई चला गया, वापस दिल्ली चला गया। दिल्ली गया तो वहां पर मैंने, अब तो ट्रेन छूट चुकी थी, हम्म। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा जी हूँ, कि जी जी अब जी वो जी, ट्रेन वो छूट छूट चुकी थी। चुकी है, हाँ। अब वापस आप वो ठहराव और प्लेटफॉर्म पे रुकने की बात ही नहीं हो सकती। तो वहां जाकर के वो वही शुरुआत हो गई, थिएटर, टेलीविजन करना, टेलीफिल्म्स करना, और ये करना वो करना। और तब माशाल्लाह बाल भी ठीक ठाक थे, हम्म तो काफी काम करने लगा मैं, काफी पैसे वैसे भी आने लगे। तो लेकिन एक वो जो मुझे ऐसा लगता है कि जितना वक्त थोड़ा पहले अपने आप को दे देना चाहिए था, और उसके बाद मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि नहीं जो नहीं मैं नहीं, कर रहा हूँ, या ये मैं जो प्रोसेस है, जहां हाँ। से प्रोसेस है ये भी। हम्म। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी जी जी। और वो करते करते क्या हुआ कि दिल्ली में फिर काम करने लगा। दिल्ली से ही कुछ फिल्में भी की, दिल्ली से ही मैंने कुछ टेलीविजन के काम भी किए, और बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए। जैसे जी मंत्री जी बहुत फेमस हुआ एनडीटीवी तब, उस वक्त उन्होंने बनाया था, जिसमें फारूक शेख और जयंत कृपलानी थे। तो और बहुत सारे वहां से मैंने काम किए, जिसकी वजह से मुझे काफी फायदा भी हुआ। अम्मा एंड फैमिली एक सीरीज किया,
होम टेलीविजन के लिए। तो काम का एक्सपीरियंस है, टेलीविजन और फिल्म का एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो गया जी। लेकिन ये जो विधा में इधर से उधर ट्रांसफर वाला जो टाइम था ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। प्रहार के एक्सपीरियंस के बारे में मैं फिर आता हूँ, क्योंकि वो बहुत खास जरूर होगा और वो बहुत इंटेंस फिल्म है, और आप तब पास आउट हुए थे, और फिल्म के साथ आई थिंक एक और माध्यम के साथ एक पहला परिचय मैं कहूँ हाँ, प्रहार में, है ना? तो हाँ, वो उसके सामने हबीब सर भी थे उस फिल्म में। हाँ, मुझे मालूम हबीब सर भी थे, और फिर नाना जी के साथ, और वो हाँ, उस फिल्म का अगर अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल करूंगा, क्योंकि उसका प्रोसेस ही हमारे दिल के बड़े करीब है। जी, वही आप बताएं। क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो हम एक्चुअली बेलगाम में हमने 35 दिन की ट्रेनिंग की थी, अच्छा, कमांडो ट्रेनिंग, अच्छा, बिफोर शूटिंग। ओके ओके ओके। तो हम बैरक्स में रहे थे जाकर के बेलगाम में। तो जैसे क्या होता था कि बहुत दौड़ाया जाता था, बहुत एक्सरसाइज कराई जाती थी वो कहते, तो हम 5-6 लड़के थे जो नाना को शिकायत करते थे, यार ये ट्रेनर क्या, मतलब हम एक्टर हैं, ये तो दिन भर दौड़ा देता है, मतलब हम कोई कमांडो बनने थोड़ी आए। तो नाना बोलता था कि मतलब उसको बोलता था कि अभी तक मुझे याद है, ओमकार नाम था उसका, ट्रेनर था, बड़ा खतरनाक ट्रेनर था। अच्छा अच्छा अच्छा। साला हंसी हंसी में बात लगा देता था फिर तो जैसे तुम लगा रहे हो तो वो नाना उसको सामने बोलता, नहीं नहीं, इनको इतना ज्यादा, ये एक्टर है, इनको दूसरे दिन से डबल एक्सरसाइजेस होती थी। तो सारे लड़कों ने कहना बंद कर दिया कि भैया रहने दो। फिर जब फाइनल हो गया तो ये अचानक से देखा ओरिजिनल जो रंगरूट आते हैं, मतलब जो कमांडो बनने आए, तो उसमें श्रीलंका से भी थे, नेपाल से भी थे, और बांग्लादेश से भी थे, इंडिया के भी थे। तो कहने उसने दिखाया, कहने लगा कि देखो ये आए हैं ओरिजिनल, और जब तक आप शूटिंग करोगे ना, तो अभी आप इनको देख लो, और जब शूटिंग करके आप जाने लगोगे ना, तब इनको देखना आप। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो ये 70 80 90 किलो के आदमी थे ना, वो ऐसे 50 किलो के टुकड़े, लेकिन क्या क्या मतलब बॉडी बनाते हैं वो लोग। तो उसने एक बड़ा कमाल का, एक आपके अंदर एक जो वो बोलते हैं ना कि आपके अंदर जो मैन वाली जो बात है ना, वो उन्होंने वहां पर, वो एक्चुअली वो बहुत अच्छा था। उसने मेरे अंदर बहुत घर किया। आज भी मैं एक्सरसाइज पूरे मन से करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बाकी टेक्निकल कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से देवुदा कैमरा कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा एक शॉट था शुरुआत का, पहला, मेरी जिंदगी का पहला शॉट। कैमरा ट्रॉली पे था, मुझे अंदर से वॉक करके आना था, और आकर के हमारे बाल छिल रहे, अगर आपने याद है बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वहां पर कुछ डायलॉग बोलता हूँ, और फिर उसके बाद अब वो क्या, वो एक ही टेक में, वो काफी लंबा सा एक पूरा था। अब उसमें क्या होता था, कभी मेरी स्पीड कम हो जाए, कभी बढ़ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी ऐसा। तो देवुदा ने, वो नाना थोड़ा नाराज सा हो गया, तो देवुदा ने बोला, अरे पहला इसका तो इसको था। So Devuda was, of course, he is no more, but he was gem of a person. He came to me, बोलेंगे बेटा जो भी है एक ही स्पीड रखो, हमको ट्रॉली तुम्हारे हिसाब से हमको घुमाना पड़ेगा। So ये पहला सबक था। मुझे नहीं मालूम कि एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, that I was not sure। लेकिन धीरे धीरे करके वो देवुदा के वो कहने से एक कॉन्फिडेंस आपका, क्योंकि एक पूरा नया सिनेरियो था ना मेरे लिए, एक नया एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल ही नया एटमॉस्फेयर था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नए एटमॉस्फेयर में आप कोई भी होगा, वो थोड़ा सा एक हिच रहता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसा, कैमरा कभी जिंदगी में नहीं देखा था हमने। तो वो एक चीज और ये एक बार नहीं शुभदीप, ये मेरे जीवन में ना अभी तक चलता है। मैं अभी तक कई बार कोई कैमरामैन कुछ बता देता है या कोई कुछ बता देता है, तो मैं उसको मन में रख लेता हूँ कि हाँ यार क्या है। तो वो एक एक्सपीरियंस, वो धीरे धीरे करके, लेकिन वो जब
सिनेमा में उस प्रहार के दौरान इट वाज जस्ट लाइक फॉर मी इट वाज वर्कशॉप। करेक्ट। उस यस, उस यस। मीडियम में ट्रांसफर होने की वर्कशॉप थी मेरी। जी, जी, जी। क्योंकि अभी तक वो थिएटर वाला जो पोर्शन था वो बिल्कुल अलग था, हम्म, ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग है। तो वो उसको ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा वक्त लगता है। जी, जी। टेलीविजन में भी आपने बहुत काम किया, रिसेंटली वो, मतलब टीवी में आपका बहुत काम है, वैसे फिल्मों में भी है, और तो टेलीविजन में वो 90s के दौर और फिर उसके के बाद टेलीविजन के कैनवस में बहुत सारे परिवर्तन और आने, तो आपने वो पूरा प्रोसेस का आप साक्षी हो, आप खुद काम भी किए हो। तो टेलीविजन में देखिए, थिएटर से फिर प्रहार जैसे फिल्मों में काम करना, उसके बाद टीवी फिल्म दोनों मीडियम में काम करना, तो मैं टेलीविजन पे पहले आता हूँ, फिर मैं फिल्मों में भी जाऊंगा। टेलीविजन में क्या लगा सर कि टेलीविजन में आपने आपको किस किस्म का एडेप्टेशन करना पड़ा? सिर्फ टेलीविजन जो है वो मुझे लगता है कि मुझे वो अभिराम वाली कहानी ना बहुत जल्दी परफॉर्म करना पड़ेगा बीएनए में आकर के। जरूर, जरूर, आपका स्वागत है। क्योंकि टेलीविजन जो है ना वो बिल्कुल ही अलग माध्यम है। यही यही। और टेलीविजन में एक दौर था जब वीकलीज हुआ करते थे, सिर्फ वीकली होते थे, जैसे सैटरडे सस्पेंस हो गया या 1 घंटे की हो गई, या फिर वीकली सीरीज आती थी। वो दौर अलग था। लेकिन जब से डेली सोप आया, ये दौर बिल्कुल अलग था। जब मैं दोबारा वापस मुंबई आया और मैंने टेलीविजन को मुझे ज्वाइन करना पड़ा, तो वो मतलब आप मतलब इट वाज नॉट, लेकिन वो भी एक अपने आप में एक्सरसाइज है। मैं तो किसी भी चीज को, शुभदीप, किसी भी मोमेंट को ना मैं निगेटिवली देखता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमने जो भी किया वो कहीं ना कहीं मेरे काम आता है। हाँ, बहुत बहुत उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ भी होती हैं जिससे आपको ये समझ में आता है कि हमें ये नहीं करना है, आगे से नहीं करना है, या फिर हमें ये ही करना है, ये अच्छा है, जिसको पकड़ के रखो, इसको छोड़ दो, अब ये नहीं करा जा सकता। तो उस वक्त क्या था कि वो आपको मेरे लिए थोड़े दिन बाद ऐसा हो गया था कि आई वाज लाइक, ऑटो पायलट पे होते हैं ना लोग, हवाई जहाज जब ऑटो पायलट पे होते हैं तो उनको सोचना नहीं पड़ता। होता यह था कि सुबह 9 बजे डिब्बा लेके आप पहुंच जाते थे और ताजे ताजे आपको दिन भर के सीन दे दिए जाते थे। आप दिन भर में पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते आपको लगता था हाँ हो गया। उसके बाद आप जाके शूटिंग करते थे रात को 9:30 10 बजे, आप जब भी, या 12 बजे, या कई बार 24 घंटे भी। तब उस जमाने में तब टाइमिंग का कोई सेंस नहीं था। उस जमाने में भी हम 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे। और वो एक एज होती है आपकी जब आप करते हो। कई बार तो मैंने एक दिन में 4 जगह काम किया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप फुट डाउन करते हो यार, कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। मैं ये मतलब, हालांकि टेलीविजन ने मुझे बहुत कुछ दिया मुंबई शहर में, ऐसा नहीं है, लेकिन एक जगह कहीं पर आपको ये लगता है यार कि मैं यही करने आया हूँ क्या, मतलब सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है कि हर एक्टर को इस शहर में आकर के करते रहना चाहिए। एवरी नाउ एंड देन यू शुड कीप ऑन एनालाइजिंग योरसेल्फ वेदर यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग, क्योंकि वो एक नशा होता है, वो एक विशियस सर्कल है कि आप कितनी भी गाली दे दो, लेकिन 30 दिन के बाद का जो आपको चेक मिलता है तो आपको लगता है क्या बात, बस हो गया। अगला 30 दिन उसमें निकल जाता है, तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो लेकिन हमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एहसास दिलाया कि भैया, जैसे मैं एक दोस्त के घर गया, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, मैं टेलीविजन को नकार नहीं रहा हूँ, ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं घर गया तो उन दिनों में काफी बड़ा सीरियल कर रहा था। तो कौन सा सीरियल? अच्छा, नाम, ठीक है, जानते ही हैं आप, बहुत सारे सीरियल। तो मैं समझ गया। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, मुझसे बहुत मिलना चाह रहे थे मेरे दोस्त के घर। तो मैं घर गया तो उनकी छोटी बेटी ने बोला, उन्होंने बोला देखो ये परितोष अंकल हैं, ये वो टीवी में जो सीरियल उसमें आते हैं, ये वो। तो
तो बड़ी देर तक हुआ, चाय वाय पिया, फिर उसने बेटी ने बोला कि अंकल एक बात पूछूं। हमने कहा हाँ बोलो बेटा क्या बात। कहला अंकल पूरे सीरियल में हम आपको देखते हैं आप सोफे से उठ के खड़े हो रहे होते हैं या सोफे पे बैठ रहे होते हैं, और तो कुछ आपका होता नहीं है। अच्छा। एंड दैट वाज द फैक्ट। आपको ये जो चीजें हैं ये आपको हिट करती हैं, आपको समझ में आता है, क्योंकि आप तो नशे में होते हो ना, आपको पता नहीं होता आप कर क्या रहे हो। आप सिर्फ जा रहे हो आ रहे हो। इट वाज जस्ट लाइक एन रेपर्टरी कंपनी। लेकिन रेपर्टरी कंपनी में फिर भी आप कम से कम कुछ तो ग्रो कर रहे होते हो, यहाँ तो क्या ग्रो करोगे आप। तो वो एनालिसिस, वो जो चीजें थी वो आपको कहीं ना कहीं पता चलती रहती है कि हाँ यार मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ। वो एक्टिंग स्टाइल ही चेंज हो जाता है आपका। आपका एक्टिंग स्टाइल क्या होता है कि वो बेसिकली आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हो, वो कैमरा एक्टिंग कर रहा होता है। वो टेलीविजन का इतना घुमाना, जूम जाप, ये वो बहुत सब इम्पोर्टेंट जूम बात इन जूम आउट, आपको तो पता ही है। जी जी जी। तो इतना ज्यादा होता है कि वो आपको थोड़ी देर बाद लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो वो सारी एनालिसिस उससे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है, जो मुझे भी थी, जो जिसकी वजह से मैंने भी किया। लेकिन एक एनालिसिस अपने पास रखना चाहिए कि यार मुझे ये करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, और करना है तो इसमें हमें क्या नहीं करना और क्या करना है, उसमें भी अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, एनालिसिस करके रखनी पड़ेगी। फिर भी ये इतने वो चैलेंजेस सिचुएशन होता है, फिर आपने ये बहुत अपने इम्पोर्टेंट और सही बात बोला, इस प्रोसेस को लेके ये अनुभव जरूर होता है, पर इसमें भी आप कैसे अपने आप को रिफ्रेश रखते थे? जरूर रखते होंगे। नहीं करते थे एक्चुअली रिफ्रेश हर व्यक्ति का। नहीं अभी भी करता हूं मैं, जी ऐसा जी कुछ नहीं है। मैं ना किसी चीज के लिए नहीं है। जी 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 मैंने ना बोलना तो सीखा ही नहीं है। जी मैं किसी भी चीज को करता हूं तो मैं उसमें अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेता हूँ। नहीं ले जी बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है मुझे। जी जी। और मैं जिसके इंतजार में हूँ, और जी मैं करूंगा, जरूर करूंगा। जी जी। ये भूख एक्चुअली, ये भूख है जो मतलब अलाइव रखे हुए है। मैं अब शुभदीप तुमको जो बात बोल रहा हूँ, जो तुमने भूख वाली बात बोली, अब कैसे देखिए आपके दिमाग में कहाँ से कौन सी चीज किसकी कही हुई आपके दिमाग में घर कर जाती है। इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन होता था, उसमें मेरे बड़े भाई कम मित्र भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने स्टेज पे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि एक रोटी की भूख जो है हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अगर पेट भर गया वाह, तब तो आप सो जाओगे। क्या बात है। तो इसलिए हमेशा एक रोटी, जितनी भूख लगी उससे एक रोटी अगर आप कम खाओगे ना, तो आपको भूख लगती रहेगी और आप चालू रहेगी, आप खाते रहोगे। नहीं तो पेट भरा कि आप फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम करने की स्थिति अपनी है नहीं। तरीका अपने आप को रिफ्रेश रखने का तरीका बहुत सारी चीजें हैं आपकी। वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी चाहते क्या क्या है। मतलब आप एक्टिंग के अलावा आप जीवन में और अपने आप आसपास की कैसी चीजों में, जैसे मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, जैसा आपको बताया कि मैं जी आपके बैकग्राउंड। यस यस। मैं अब तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। ये क्या बोलते हैं इसको, जो नेटवर्क नहीं, ये जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल इंटरनेट की वजह से बहुत सारी चीजें आपको मुहैया हो गई जी। नहीं तो कई बार मैं और संजय उपाध्याय, मुझे अभी तक याद है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब थे तो हम दोनों रूममेट थे। आपको पता है ये बात? हाँ मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, पता है। हाँ पता तो मैं और संजय उपाध्याय अक्सर हमारी शाम जो है जी, अक्सर क्या मतलब मेरे ख्याल से अगर 3 साल में 92% शामें हमारी जो है वो, अगर रिहर्सल नहीं है जी, तो शामें हमारी जो है वो क्लासिकल म्यूजिक के लिए ही बीतती थी। वाह। हम दोनों कहीं ना कहीं कमानी में या कहीं जहां भी हो रहा होता था वहां घुस जाते थे। चाहे औना पौना तीसरा भी गा रहा होता था वो भी सुनने बैठ जाते थे, उसमें भी कि यार ये सही है कि गलत है कि तो अपना अपना वो है कि आप कैसे अपने आप को रिफ्रेश रख सकते हैं। yes, बाकी धीरे धीरे करके वो सारी चीजें, जैसे मैं एक्सरसाइज भी करता रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ, देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ,
वो सारी चीजें अब तो इंटरनेट की वजह से आपको बहुत सारी फिल्में जो पहले आपको सिर्फ फिल्म फेस्टिवल में जाके देख सकते थे, अब आप घर पे भी देख लेते हो। तो इसमें कोई ऐसा शो होगा टेलीविजन में सर जिसमें लगा कि मतलब इस सब कुछ कठिनाई के बावजूद कि नहीं ये शो मान लो खत्म हो गया फिर भी लगा कि नहीं ये चलता रहना चाहिए था, इसमें मजा आ रहा था? कोई एक से अधिक भी हो सकता है। हाँ नहीं, मतलब एक जो बहुत मजेदार था वो मेरे लिए अम्मा एंड फैमिली था, और एक बहुत मजेदार था जी मंत्री जी था। अच्छा, हाँ 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 हाँ। क्योंकि जी मंत्री जी में एक वो जो ह्यूमर था ना, वो बहुत सटल और बहुत ब्रिटिश ह्यूमर था, बिकॉज यस मिनिस्टर की कॉपी थी। यस 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 यस। तो वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर इनको देखने में, क्या फारूक भाई और इनको जयंत सुल्तानी जी को देखने में मतलब मजा आता था, और मुझे करने में बहुत मजा आता था उनके साथ। तो फैंटास्टिक पीपल एंड फैंटास्टिक एक्टर फारूक भाई। तो वो बाकी तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा कोई ऐसा काम नहीं, मतलब एक स्पेशल स्क्वाड कर रहे थे हम लोग, जो स्टार वन पे आता था। अच्छा। वो एक इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें एक अलग ही टेक्सचर था, वो सास बहू से थोड़ा अलग था। बाकी कोई ऐसा चीज नहीं लगा कि यार ये चलते रहना चाहिए, नहीं चलते रहे। हाँ जी 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 सर, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो चलते रहने का रीजन वही हो सकता है कि चेक आते रहे। चेक आते हैं। अब बाकी नहीं, बिफोर मैं फिल्मों में जाऊं, जैसे जी मंत्री जी में कुछ ऐसा कुछ खास लम्हा आपको लगता है अरे वो याद है, और वो जो है ना वो मैं नहीं भूल पाता हूँ? मतलब अभिनय से संबंधित या अभिनय या आपके टीम से संबंधित? एक फारूक भाई के साथ एक बड़ा अच्छा हुआ था। अच्छा। और मैं उनके लिए, और ही वॉज वेरी जेनरस। जैसा वो दिखते थे वैसे ही वो थे। जी जी। और हम तो अपनी जवानी में उनको फिल्मों में देखा था, वो बाजार और वो सारी फिल्मों में। तो हमारे लिए तो फारूक भाई अलग ही वो थे। लेकिन पहले जो पहला शेड्यूल था उसके बाद थोड़ा सा खुल गए थे हम उनके साथ। तो फारूक भाई से एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोफे, मैंने कहा कि मैं दुबला पतला हुआ करता था एकदम, और फारूक भाई थोड़े से। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगता है हमारी लॉरेल हार्डी की बड़ा मुंह लगा हो चुका था। जी जी जी। तो मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों लॉरेल हार्डी की जोड़ी है, मैं लॉरेल और आप हार्डी। तो उन्होंने कहा आपको बहुत पसंद है। मैंने कहा हाँ मुझे तो, मैं बचपन में मेरे बाबा ले जाते थे फिल्म दिखाने, मतलब अच्छे लगते थे। तो कहने लगे कि अच्छा। वो उन्होंने फिर, मुझे लगा बात खत्म, उन्होंने फोन उठाया और अपनी वाइफ को, यहाँ बेगम, जरा वो फलाने के यहाँ फोन कर दो, मुझे वो उसका पूरी कैसेट चाहिए, पूरे सेट लॉरेल हार्डी का। मैं देखा, मैंने कहा यार ये तो बंदा क्या है। बोला अभी मैंने, और इन्होंने अच्छा। उसके बाद 15 दिन का गैप था, मुझे लगा भूल गए होंगे इन्होंने। जैसे ही पहले दिन मुलाकात हुई, लगे कि कॉल साहब, मेरा कॉल कैरेक्टर नाम था, तो मुझे नाम से कभी नहीं बुलाते थे, मेरे कैरेक्टर नेम से बुलाते। अच्छा। कॉल साहब जरा आप मेकअप रूम में आइए। तो मैं मेकअप रूम में गया, तो अपने बैग से उन्होंने वो एक 6 अभी भी मेरे पास, जबकि वो VHS का जमाना बीता हुआ कितना, अभी भी वो 6 VHS मेरे पास रखे हैं, जो खोला भी नहीं क्योंकि वो सब खत्म हो चुका था। जी 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 जी। तो CD का जमाना आ गया था। लेकिन वो 6 के 6 वो अभी तक मेरे पास रखे हैं। मैंने कहा यार ये आदमी क्या है भाई, मतलब। और द होल सीरीज मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो कहीं पर भी उनके ऐसा नहीं था कि मैं शाह फारूक शेख हूं और तुम अभी बहुत तो ग्रेट पर्सनैलिटी, पढ़ा लिखा आदमी। और जब क्या उर्दू जबान बोलते थे, शीरी जबान जिसको बोलते हैं ना, कि ऐसा टपकता था उनके मुंह से, ऐसा लगता था वाह क्या बात जी। तो वो बड़ा खूबसूरत उनके साथ समय बिताया हमने। कई सारे फिल्मों में आपने काम किया, और कई सारे मैं आपके कई सारी फिल्मों में से बहुत सारी फिल्में मैंने देखा हूँ, और मुझे आप का अभिनय मैं बता रहा हूँ, मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन में आप बहुत सहज है, और बहुत सहजता मुझे बहुत सहज लगता है। और वो जो इनोसेंसी वाली बात है
वो जरूर जो है मैं मुझे दिखाई देता है, वो कैरेक्टर बनाने में भी। तो मैं उसमें जैसे आपके मानसून वेडिंग हो गया, स्पेशल 26 हो गया, या शहीद हो गया, या ऐसा मैं बहुत सारे और फिल्मों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन इसमें इस फिल्म का जो दौर है साथ में टेलीविजन के साथ साथ, ये एक अलग कैनवास, बड़ा कैनवास, और आपका शुरुआत प्रहार से, वो जो टेक्निकल सीख की बात आप बोलते हैं, हाँ, तो ये फिल्मों में और वो टेलीविजन में दोनों को जब एज एन एक्टर एक्चुअली कैसे आप बैलेंस करते थे? क्योंकि नहीं, वो जो आपने बोला, हाँ, आपने बोला ना वो मेरा मेरा आदत। एक चीज मेरा एक चीज शुरू से ही रहा है शुभदीप, कि मैं ये चीज मैंने दिमाग में है कि कोई भी मोमेंट जो है ना वो खाली नहीं जाता है। वाह। और कोई भी मोमेंट जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो कभी कहीं खाली नहीं जाता है। वो कहीं ना कहीं आप वो आपकी फ्लॉपी में, आपके उसमें इकट्ठा हो रहा होता है मेमोरी में। और वो जब जरूरत होती है तो आप सोचोगे भी नहीं, वो अपने आप ही कहीं निकल आएगा। तो ये जो भी कैरेक्टर है, मैं सबसे पहले अगर कोई भी चीज पढ़ने को अब कोई भी कैरेक्टर अगर पढ़ने को मिलता है या करने को मिलता है, तो उसमें सबसे पहले मैं वही ढूंढता हूँ कि यार हमने ये कहाँ देखा है, कौन हो सकता है, कैसा आदमी हो सकता है, और एक्सटर्नली कैसा होगा, इंटरनली कैसा होगा, ये इसकी साइकी क्या होगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कहाँ करने को मिल रहा है। अब आप कहीं तो आपको मौका ही नहीं है, मतलब आपको जाके लाइनें बोलनी है, तो आप इतना डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं। जी। लेकिन अगर आपको कहीं मौका मिल रहा है कि हाँ यार इस पे सोचा जा सकता है, या कुछ किया जा सकता है, या कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी से उसको कहीं से कुछ अलग करने की कोशिश की जा सकती है, तो कई बार नहीं मिलती। कई बार आपको लगता है कि वो एक्सटर्नल करके ही बस हो जाएगा, कई बार नहीं होता है, आपको वो जरूरत ही नहीं होती। लेकिन कई बार आपको लगता है कि यार एक्सटर्नल छोड़ करके आपको कहीं इंटरनल भी घुसना पड़ेगा इसके। लेकिन वो मैच होना चाहिए, जो डायरेक्टर बोल रहा है, जो आपके अंदर है, वो एक एक धरातल, एक पेज पे आना चाहिए। अगर वो एक पेज पे नहीं आएगा तो ऑन शूट वो फिर फालतू में झगड़े होते रहेंगे। तो बिफोर गोइंग ऑन दैट पेज, आपको वो बहुत सारी चीजें आपस में बैठ करके, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे सर, जैसे लगता है कि आपको एक, कई बार क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई छोटी सी चीज आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया, मान लीजिए ट्रक ड्राइवर। जी। अब ट्रक ड्राइवर तो लंबे चौड़े मेरे जैसे ही होते हैं, दाढ़ी बढ़ा लो थोड़ा सा और थोड़ा ऐसा, तो आप ट्रक ड्राइवर लग जाओगे। लेकिन गोरा चिट्टी भी होते हैं, ऐसा पंजाब के देख लो, सारे गोरे चिट्टे होते हैं, ऐसे काले भी होते हैं। जी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसको, आपको कैसे वो चीज मिलेगी। तो कोई एक ऐसी छोटी चीज, तो मैंने कहा यार ये टेलीविजन है, तो मेरा हाथ जो है स्टीयरिंग पे रहेगा, तो कोई एक छोटा निशान हमारे हाथ पे होना चाहिए जो मुझे दिखता रहे। कैमरे को तो दिखे ही दिखे, जो मुझे भी दिखता रहे। जैसे अब हमने गोदना तो नहीं गुदवाया हुआ, गोदना बोलते हैं हमारे यहाँ, आपको याद है? तो जो ओम लिखवा देते हैं, राम लिखवा देते हैं, गाँव में बीवी का नाम छपवा देते हैं। वो ओल्ड टैटू, वही ओल्ड टैटू जो होता था। तो हमने कहा यार कि मेरा हाथ दिखता रहेगा, तो मुझे यहाँ पर, मेरे इस हाथ पे यहाँ पर मुझे कोई निशान चाहिए। तो पहले मैं ओम लिखना है, तो उन्होंने बोला नहीं सर, मैं इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ओम, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको लक्षण बना देते हैं। लक्षण समझते हैं? लक्षण होता है कि एक कोई बर्थ मार्क उसका होता है, बहुत मोटा मोटा, उसको वो बना देते हैं। तो वो मैंने उसको रखा, वो मैं जब भी देखता था तो मुझे याद है। ये देखिए बहुत खूबसूरत है, मतलब एक चीज जो है ना आपको पूरा इंस्पायर कर देता है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी, हमारे कुछ एक सीनियर भी हैं, बड़े हमारे प्रिय सीनियर हैं, उन्होंने बोला कि अपने शहर और अपने बैकग्राउंड का, जहां से तुम आ रहे हो, वहां की एक चीज अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। वाह। ताकि आप चाहे कहीं भी पहुंच जाइए, लेकिन आपको वो जो धरती है ना, जहां से आप आए हो, वो हमेशा याद रहे। जैसे आप इलाहाबाद गमछा आप डाल लीजिए, आप अपने पास रखिए गमछा, आपको आपके सामने एक गमछा होना चाहिए।
आपको याद रहे कि भैया हम इलाहाबाद के हैं, हम इलाहाबादी हैं। आप चाहे सूट पहन लीजिए, चाहे 5 स्टार में चले जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 5 स्टार में जाइए तो गमछा लटका के जाइए, लेकिन आपके कमरे में जहाँ आप ठहरे हुए हैं आपके सामने गमछा होना चाहिए, जी 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 जी, या एक लुंगी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भैया हम ये हैं। जी। तो जहां से आप अपने आप को थोड़ा, हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो जो आप बोल रहे थे मैं ना। कहीं और चला गया क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट, इसीलिए उसी जगह पे कि जैसे टेलीविजन का जो वो मोनोटोनी आपने बहुत बखूबी से एक्सप्लेन किया, जो मोनोटोनी है, और उस मोनोटोनी को ब्रेक करता हुआ फिल्मों में आपका काम। तो ये जो आप फिल्म में एक या दो ऐसा कोई फिल्म हमारे इसी समय के जो भी समय है हमारे पास, नहीं तो मैं आपके बहुत सारी फिल्मों के बारे में बात करने का इच्छा रखता हूं, लेकिन फिर भी आपको आपके पसंदीदा ऐसा लगता है कि वो जो टेलीविजन की जो मोनोटोनी है उसको वो फिल्म करते हुए ना कंप्लीट ब्रेक हो गया था, और मुझे बहुत दिनों बाद अच्छा लगा। नहीं, वो तो देखो, टेलीविजन की जो मोनोटोनी है वो किसी भी काम को और दूसरे किसी भी काम को करके वो मोनोटोनी ब्रेक होती है, और वो टेलीविजन की ही मोनोटोनी टेलीविजन करके भी टूटती है। वाह वाह। आप एक सीरियल कर रहे हो, हाँ, और आप उसके बाद दूसरे सीरियल में जब जाते हो तो आपका पहले वाले का मोनोटोनी वहां से टूट जाती है। जी जी, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक टेलीविजन एज सच एक मीडियम से तोड़ करके आप फिल्म में जा करके आपको कुछ बहुत अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोला। हाँ, लेकिन आप हर जगह आपकी नई चीज है, आप वहां पर नया सेटअप है, नए लोग हैं, नया कैरेक्टर है, या कैरेक्टर नया नहीं भी है, तब भी आप उसमें एक फ्रेशनेस अपनी तरफ से डिपेंड करता है कि आप कैसे ढूंढ लेते हो। और जहां तक वो डिपेंड करता है कि फिल्म में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि फिल्म में आप यहाँ पर आपको आदत पड़ जाती है दिन भर में 15 सीन करने की, और फिल्मों में अब होने लगा है कि दिन में 5 या 6 सीन करने लगे हैं लोग। नहीं तो पहले जमाने में तो 1 सीन या 2 सीन मैक्सिमम। तो आपको लगता था यार ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं यार, बैठे क्यों है यार। तो वो आपका रिदम वापस लाने में, उसको भूलने में और इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। वो मीडियम वहां ये होता था कि आप वही कुर्ता, टेलीविजन में क्या हुआ, आपको लगा वही कुर्ता बदल लीजिए, सर आइए सर खड़े हो जाइए, अच्छा भाई हाँ ठीक, लाओ कुर्ता ये लाओ, ये बदल देते हैं क्योंकि टेलीकास्ट है, इनको भेजना है। वहां ये होता है कि अरे भाई रुको अभी, हर चीज एक एक फ्रेम का माइन्यूट डिटेल, क्योंकि जब आप जो ब्लो अप होकर के 70 mm पे दिखाई पड़ेगा, उसमें हम आपके पीछे का पेड़ और वो गुलाबी फूल भी देख रहे हैं, खिड़कियों की छड़ें भी देख रहे हैं, और ये जो रखा हुआ है इसकी नाक भी देख रहे हैं। तो उतना डिटेल जब करना होता है तो आप आज एज एन एक्टर आपको वेट करना पड़ेगा, वो क्योंकि वो आपके लिए ही वो फ्रेम बन रहा है। इट्स अ बिगर पिक्चर। टेलीविजन में इट्स अ स्मॉलर विजन, बट जहां 70 mm पे ब्लो अप होकर कोई चीज आ रही है तो वहां पर हमको एक एक डिटेल देखनी पड़ेगी, तो उसमें वक्त लगता है। तो उसमें लेकिन एज एन एक्टर आपको थोड़ी तकलीफ तो होती है कि वहां का रिदम बिल्कुल फास्ट है जी, और यहाँ का रिदम बिल्कुल स्लो है। आपके दिल के करीब कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगता है, आपके सारी फिल्मोग्राफी में से कोई एक फिल्म, वो 3-4 भी हो सकता है, पर कोई एक फिल्म जिसमें आपको प्रिपरेशन करना पड़ा, ऐसा कुछ है? आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करना? शुभदीप, अभी तक तो मैं नहीं मानता कि मुझे कोई बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी किसी। अच्छा, फिर भी क्योंकि वो अपने आप ही उन्होंने खुद ही काफी कुछ कर दिया, तो मतलब वो मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई ऐसा कोई प्रिपरेशन वाला अभी तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रिपरेशन वाली सिचुएशन तभी आ सकती है जब आप उसमें या तो सेंट्रल कैरेक्टर कर रहे हो, या फिर आप कोई बहुत ही मतलब अभी तक ऐसा मुझे नहीं लगा। नहीं बड़ी, फिर भी सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई एक मैं हर काम से नहीं सेटिस्फाइड नहीं होता। अच्छा, नहीं, फिर भी बोलते हैं कि ये आपको मैं बताऊं कि मैं अपना पहला शो या कभी नहीं देखता जाता। नहीं, फिर भी कोई एक ऐसा फिल्म का डायरेक्टोरियल प्रोसेस और वो उसके एम्बियंस आपको बहुत कनेक्ट किया,
या आप जो है उसको बहुत एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को ही बोलते हो? इंस्पिरेशनल रहा? Every director has different way of working. Of course, yes. और एडाप्टेबिलिटी एक्टर की बहुत होनी चाहिए टू एवरी डायरेक्टर, कि वो क्या अब जैसे अभी मैंने हाल फिलहाल में एक बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ मुझे, फॉर मी इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, नॉट ऑन अ कैरेक्टर लेवल but on a working on different kind of this thing. I'm doing मैंने कभी ट्राइलिंगुअल फिल्म की, तमिल, तेलुगु और हिंदी, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी पोर्शन में हूँ जी, मैं सिर्फ हिंदी पोर्शन में हूँ, तमिल तेलुगु किसी और ने किया, लेकिन the way of working of the director, that director doesn't have a script at all, no shot division, nothing. तो आप जब सेट पे जाते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता, या आप जब दिन भर वहां बैठे हो, आपका शॉट अभी लगा नहीं है, आपको कुछ पता नहीं होता कि आपके साथ क्या होने वाला है वहां। सो दो चीजें हो सकती है, या तो आप हैंगओवर लेके बैठे रहो, सर में दर्द कर लो कि शाम को शॉट लगेगा, पता नहीं क्या लगेगा, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मतलब पता नहीं क्या बुलवा देगा ये, या तो आप ऐसे रहो, या फिर इतने कॉन्फिडेंट आप बैठे रहो कि जो होगा देखा जाएगा, वो करवाएगा ना। तो ये बात एडेप्टेबिलिटी आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपको परेशानी होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, और उसी में कई बार क्या हुआ है कि जब मैंने बोला कि सर ये सीन हम ऐसे कर लें क्या, और जब हमने वो सीन वैसे किया तो वो शायद और सीन्स जो किए हैं वो भी बुरे नहीं है, लेकिन वो जो सीन अपने आप किया हमने, वो शायद ज्यादा सहज हुआ। वो उसका रीजन ये है कि वो एक्टर ने खुद अपने हिसाब से कर दिया, which was very close to director's point of view. अगर वो नहीं होता तो शायद करने नहीं देते वो। तो मुझे सबसे सहज जो लगा वो ही लगा कि जब एक्टर को आप छोड़ देते हो, और प्रियदर्शन जी एक ऐसे डायरेक्टर है कि जो एक्टर को छोड़ देते, वो कहते ये सीन है, ये जिस्ट है, अब तू कर ले जो तुझे करना है, ये कंपोजिशन है, यहाँ उसके बाद हम कर लेंगे। तो that was a different this thing, अलग तरीका था काम करने का। नाना का अपना तरीका था काम करने का, नाना का अपना एक फिक्स वो था कि हम उसकी विजुअल और उसके कैरेक्टर्स, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए थे। जी बोलिए। प्रकाश झा जी का अपना तरीका है काम करने का, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो एवरी डायरेक्टर हैज देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। जैसे अभी कुछ हमने एक सीरीज की जिसमें मेरे वेब सीरीज किया, जिसमें उन्होंने बोला कि सर आप करो, हम देखते हैं, ये सीन ऐसा है, परदोष भाई कैसे करेंगे? मैंने कहा आप बताओ कैसे करेंगे? चल आप बताओ सर, करते ना। तो लेकिन वो होता है कि वो यू फील लाइक इट्स अ गिव एंड टेक ऑफ डायरेक्टर एंड एक्टर, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। कि यार आप ये कर रहे हो, अच्छा नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा ये कम करके ये थोड़ा बढ़ा के, आपस में एक बड़ा हेल्दी सा एटमॉस्फेयर बनता है और आप एक अच्छा सा काम करते हो। तो वो सर ये क्योंकि आपका बहुत डायनेमिक करियर है, मतलब रंगमंच क्षेत्र डायनेमिक तो नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे माध्यम में बहुत सारे काम हैं, और वो काम करते हुए क्योंकि आप एक्सपीरियंस एक्टर है, और मैं ये इच्छा मेरे को है कि ये मैं जानूं आपसे, आपका ये इतने दिन तक काम करते करते, ये लॉन्ग करियर काम करते करते आज आके आपको, अगर मैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के, बीएनए के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है, जब मैं आपसे, आप जैसे एक्टर के साथ बात कर रहा हूँ तब और ज्यादा खास हो जाता है कि क्योंकि आपको आज अगर मैं ऐसा जानना चाहूँ, मैं कोई बहुत बवाल एक्टर नहीं हूँ। नहीं बवाल की जरूरत नहीं है। मैं लगता है कि कंसिस्टेंसी के साथ इतने दिनों तक काम करते करते ये बहुत एकेडमिकली एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा कि डेफिनेटली आपका खुद का एक प्रक्रिया है अभिनय का, आपका खुद का एक प्रिपरेशन स्टाइल है, हर एक्टर का होता है। और ये मैं अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि आप कैसे देखते हैं, कैसे आपका प्रोसेस है टू क्रिएट कैरेक्टर। और मैं कोशिश करता हूँ कि
आउटर से इनर जाने में। अच्छा अच्छा। मैं कोशिश करता हूँ आउटर से इनर जाने की। मैं इनर से आउटर आने में मुझे नहीं बनता है। मुझे आउटर से इनर जाने में ज्यादा आसानी होती है, और मैं पहले उसकी फिजिकलिटी, उसके कपड़े, उसका वॉक, उसका बातचीत, उसका बैकग्राउंड, इन सब के ऊपर पहले काफी सोचता हूँ। उसके बाद फिर उसका इंटरनलाइज अपने आप आने लगता है। दोनों तरीके हैं, एज यू नो, कि एक्सटर्नल से इंटरनल जाएं या इंटरनल से एक्सटर्नल जाएं। तो मैं थोड़ा सा एक्सटर्नल से इंटरनल जाने में विश्वास करता हूँ। हो सकता है कि और ये भी डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास, जैसे मैंने वो बोला कि वो जैसे ओम छुपाने का वो ओल्ड टैटू वाली बात आपने बोला। हाँ, नहीं वो तो है ही है। हाँ, लेकिन वो तो मैंने अपनी सुविधा के लिए नहीं, लेकिन फिर भी वो एक बाहरी चीज ही आपको कनेक्ट करवा दिया, कनेक्ट कराता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो कोई एक चीज ऐसी होती है जो आपको हमेशा, जैसे मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे पंजाब के गांव का कोई कैरेक्टर करने के लिए बोले, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं पंजाबी उस तरह से नहीं हूँ, तो जो कुछ मैंने देखा है उसी में से मैं निकालूंगा। तो मैं वो साइकिक शायद बाद में पकड़ पाऊं। पहले मैं लाचा, समझते हैं आप? हाँ हाँ, लाचा 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 बोलते हैं, वो जो चादर नुमा लुंगी होती है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो चादर नुमा लुंगी अगर मैं बांध करके और मोजनियां पहन लूं पुरानी, वो डिपेंड करता है कि किस, तो मुझे लगेगा कि यार मैं थोड़ा उसके साइकिल की तरफ पहुंच रहा हूँ। तो मेरा वो अपना एक तरीका है। इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन आपको क्या लगता है? कोई इन दिनों में कोई कैरेक्टर आपने किया जिसका आप एग्जांपल देना चाहोगे? अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा 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 अच्छा। अभी आगे उम्मीद है। अच्छा। हमारे मतलब हम आखिरी दौर में हैं इंटरव्यू के, और लंबा हो हमारे, गया? नहीं नहीं, बहुत मजा आया। और ये हमारे बीएनए के, क्योंकि आज के दौर पे जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं बीएनए में, एनएसडी में, कहीं पर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे बीएनए के बच्चों के लिए जो आज के समय में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका कुछ संदेश? मेरा सिर्फ ये है कि जो भी बीएनए में बच्चे हैं ना हमारे, मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो, उनको ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने बीएनए क्यों ज्वाइन किया। वाह। और अपने पैशन और अपनी एनालिसिस, अपनी लाइफ को हमेशा एनालाइज, सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट असेसमेंट। आपका आपका सक्सेस होना या अनसक्सेस होना वो मायने नहीं रखता। आप क्यों क्यों क्या करने लगे हो, आप क्यों कर रहे हो, वो पैशन आपका रहना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन, अपने नाक आंख कान खोल करके रखो, क्योंकि कोई भी मोमेंट जिंदगी का वेस्ट नहीं जाता। आज मैं और आप बैठ करके रूबरू ऐसे बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी फिल्म में मुझे ऐसे ही बात करनी पड़े, तो ये मोमेंट खाली नहीं जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। कोई भी मोमेंट खाली नहीं जाता है। एवरी मोमेंट इज यूजेबल। कहीं ना कहीं घूम फिर करके कभी ना कभी वो जरूरत आ ही जाती। एवरी मोमेंट, आप मरनी में जाइए, करनी में जाइए, शादी में जाइए, कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको कहीं ना कहीं आपको ये हल्का सा फील मिल जाएगा कि अरे यार हम तो वहां गए थे। आप रोटी बना रहे हैं अपने किचन के अंदर, आप सब्जी बना रहे हैं, आप बर्तन साफ कर रहे हैं, आप घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जो आजकल हम सब करते हैं, वो भी खाली नहीं जाएगा। क्या बात। सो एवरी मोमेंट, हमने जो समय शुभदीप और कुछ और मित्रों के साथ घर पे बिताया है बिल्कुल 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 है मुंबई में, वो भी कभी खाली नहीं जाएगा। जी 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 जी। सिर्फ उसमें भी जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी आपका इमोशन था, वो कभी खाली नहीं जाएगा, पता नहीं कब कहाँ यूज हो जाए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो यही बोलना चाहिए कि अपना फोकस, और दूसरी बात है फोकस बहुत इंपॉर्टेंट। फोकस हिलना नहीं चाहिए, कि जहां भी हो भैया, जो भी कर रहे हो, जो कर रहे हो, और आपको अपने आप को हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, रीजन है मेरे पास।
अगर आपको रीजन मिलता है तो आप वो करो, रीजन नहीं मिल रहा है तो आप मत। ये बात, ये कोरोना के दौर में ये लॉकडाउन पीरियड है, अभी अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रहा है, तो इसमें एक्टर्स, आपको आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें एक्टर्स या कलाकार, खास करके एक्टर्स एक्चुअली किस तरह से इस समय को देखे? मैंने शुभदीप इस समय का ये 3-4 महीने का, मैंने जैसे ये शुरू हुआ, मुझे 18 मार्च को वापस शूट पे जाना था जो कैंसिल हो गया। अच्छा। और मार्च के एंड आते आते मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये बहुत लंबा जाने वाला है। और चूंकि भागा दौड़े के चक्कर में पिछले 1-1.5 महीने से मेरी एक्सरसाइज और बॉडी बिल्कुल ऐसे ही हो रही थी, तो वो मोमेंट मैंने निकाला कि मैंने एक चीज तय कर ली कि मैं अब पहले अपने आप को जितना भी ये जो उड़ा हुआ है ना उसको वापस समेट करके लाऊंगा और अपने आप पे काम करूंगा। तो ये जो 3 महीने थे, इसमें मैंने एक्सरसाइज किया, इसमें मैंने कहानियां शूट की, इसमें मैंने अपने घर में इसी लाइट में कहानी भी शूट की, अभिराम वाली कहानी मैंने शूट की। और सपना और मेरी वाइफ और मेरी बेटी ने एक और कहानी शूट की। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस रहा। रीडिंग करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, नई नई चीजें देखते रहते हैं। तो न्यूज में बहुत कम देखता हूँ। तो ये जो पीरियड मिला है ना, ये गोल्डन पीरियड मिला। तकलीफ है, मैं मानता हूँ इस बात की, बहुत तकलीफ है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ है, मुझे भी है। लेकिन उस तकलीफ में आपको आगे भी जीना है। तो रोलर कोस्टर है ये, तो ऐसे ऐसे जाएगा आएगा जाएगा आएगा। तो आपको अपने आप को बचा के रखने के लिए आपको अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा। अपने पढ़ाई कीजिए, जो भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो करिए, याद कर लीजिए, कहानी याद कर लीजिए, शूट कर लीजिए, परफॉर्म कर दीजिए। एक आपके पास एक परफॉर्मेंस तैयार हो जाएगी इस बीच में। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप बिजी हो जाएंगे तो आपके पास वक्त ही नहीं होगा कि आप एक कहानी तैयार करें। कहानी तैयार करने के लिए आपको फुर्सत चाहिए ना। तो अब कम से कम ये वक्त आपके पास है कि आप कैसे कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपने किया उसको एनालाइज करके उसमें उसकी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। आप जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे आप किसी और से बात कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। तो वो लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस पूरे पीरियड को मैं तो चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, सब अपने अपने काम में लगे। और ये बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस है कि हम दोनों ऐसे देख करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। जबकि रूबरू बैठ के बात करना था। ये भी रूबरू है, लेकिन रूबरू है, लेकिन जरूर करेंगे रूबरू बैठ के भी। और अब हम इस साक्षात्कार के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सभी उच्चाधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल रंग समागम 2020 के बारे में आपका विचार अगर हमारे साथ साझा करें। इसमें शुभदीप कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि कम से कम एक आप कुछ क्रिएटिव चीज कर तो रहे, कोई बातचीत कर तो रहे। नहीं तो फिर आपके पास तो टाइम ही नहीं होता ना। हर आदमी रोजी रोटी के पीछे भागा रहता है। जी है ना। आपके पास टाइम नहीं होता। आप कम से कम आपने ये किया कि आपने ये संकलन आपके पास एक तैयार हो जाएगा। ये आप रिकॉर्ड जो करके रखेंगे, ये अभी के बच्चों के लिए नहीं, ये जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको भी आप दिखा सकोगे। तो उनके पास एक क्या आर्काइव तैयार हो जाएगा। आपने कितने बड़े बड़े एक्टर्स के से बात किया है। मुझे भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपने इतना इज्जत दी। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे लोगों से बात करेंगे, वो एक धरोहर तैयार हो जाएगी आगे आने वाले बच्चों के लिए। जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वक्त मिला है, ये इस वक्त को सीरियसली पहचानना चाहिए और लोगों को वर्क करना चाहिए अपने ऊपर। जी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत 30 मार्क का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना इसमें कर पाऊँ, जितना इसमें मैं कर पाऊँ उतना मैं करूँ। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत 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 ही अच्छा लगा परितोष सर आपसे बात करके।
और आप सर रंग समागम में आप आए और हमारे साथ बात की, और जैसे आपने बोला कि ये जो है आर्काइव में ये रह जाएगा और ये जो है आने वाले पीढ़ियों को भी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको देखने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू मैं सो कहता हूँ मच। कि यस, मैं शुभदीप ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी बातें हम लोगों की हुई हैं, इस बात पे उनको चर्चा करने का मौका मिलेगा। जी 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 जी। भले उनको ये बात गलत लगे या सही लगे या जो भी उनका रिएक्शन होगा, कम से कम वो यहाँ से मंथन होगा ना, मंथन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन बातचीत होना बहुत जरूरी है। बहुत 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 धन्यवाद परितोष सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।